गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। हमारी कक्षा 10 की इस कक्षा में अभी तक हम लोगों ने लवणों के बारे में पढ़ा और ये 2 साल्ट हमने पिछले वीडियो में किए थे, एक ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा बेकिंग सोडा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और वीडियो के अंत में भी उसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आइए बच्चों चलते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वाशिंग सोडा की। वाशिंग सोडा का जो सूत्र होता है, वाशिंग सोडा क्रिस्टल जिसको कहते हैं, वाशिंग सोडा क्रिस्टल, इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये जो H2O इसके साथ लगे हैं इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। अगर इसका अणु भार ज्ञात किया जाए यानी मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 2 × एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23 प्लस कार्बन is 12। वैसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, कार्बोनेट 60 होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 16 प्लस 10 × वाटर का डायरेक्ट 18 रख दे रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो 46 ये आएगा और साथ में 48 प्लस 180, तो यहाँ से लेकर के और सॉल्व करने पे 106 प्लस 180 हो जाएगा और आएगा 286। इसका यूनिट जो है वो इसको यूनिफाइड मास यू या एएमयू लिखते हैं। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप देखें तो रासायनिक तौर पर जब इसका जलीय विलयन बना लिया जाता है तो इसको सिर्फ Na2CO3 लिखा जाता है, क्योंकि जलीय विलयन में सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दूर दूर हो जाते हैं और मीडियम में मिल जाते हैं। इसका आयनन किया जाए तो ये Na+ देता है और CO3 2- देता है। ये जो CO3 2- है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हैं कार्बोनेट आयन, और इन्हीं ऋण आयनों पर मौजूद होते हैं हमारे सोडियम धन आयन, तो इन्हीं के साथ जो है वो Na+ बंधे हुए होते हैं। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। Na2CO3 ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लगे हैं इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हिंदी में क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि की बात करें। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हमें केवल कास्टिक सोडा की यानी कि NaOH में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करना होता है। जैसे ही NaOH में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय गैस है और कास्टिक सोडा ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। अंग्रेजी में भी इसका यही नाम होता है। ज़्यादातर नाम अंग्रेजी हिंदी में एक जैसे ही होते हैं विज्ञान में। तो ये कास्टिक सोडा में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें तो कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। सोडियम कार्बोनेट का ये जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इस विलयन को गर्म किया जाएगा, फिर ठंडा किया जाएगा, जिससे इसका सांद्रण बढ़ जाता है और Na2CO3.10H2O के क्रिस्टल्स हमको
प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक अभिक्रिया है। NaOH से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों औद्योगिक निर्माण क्या है। औद्योगिक निर्माण ये जो बनाया है हमने यहाँ पर, जिसका चित्र प्रस्तुत किया गया है, वो साल्वे अमोनिया सोडा विधि है। साल्वे अमोनिया सोडा विधि। क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बनाने की कई सारी औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं। इनमें से साल्वे अमोनिया विधि जो है वो बहुत ख़ास है। जब हम इसका सिद्धांत की बात करते हैं तो इस विधि में हम लोग कई सारी गैसों को एक साथ मिलाते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? पहले स्टेप में हम लोग अमोनिया को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को, इन तीनों को एक साथ मिला करके अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करते हैं, NaHCO3 प्राप्त करते हैं। और ये सब कुछ इस कार्बोनेशन टावर में होता है। ये जो आपके सामने बना हुआ है कार्बोनेशन टावर, ये जितनी भी अभिक्रिया हो रही है ये सब इसी कार्बोनेशन टावर के अंदर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लोड की जा रही है। ये देखिए, ये एरो बना हुआ है। पीछे की तरफ से जो है ब्राइन इसमें आ रहा है। ब्राइन की अभिक्रिया बाद में देखेंगे। यहाँ पर अमोनिया जनरेट करने के बाद अमोनिया को भी हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो ये तीनों एक साथ जो है वो अभिक्रिया करते हैं। जो जल लिया गया है वो ब्राइन से लिया गया है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये जो बना है लवण, इसके ऊपर अभिक्रिया होती है NaCl की। और ये NaCl जो है, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ ब्राइन का। ब्राइन एक्चुअली क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है NaCl का, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। संतृप्त विलयन कौन से होते हैं? आपको पता है, संतृप्त विलयन वो होते हैं जहाँ पर हम कुछ और जोड़ नहीं सकते। मतलब जैसे आप नमक मिलाइए पानी में तो वो घुलता जाता है, लेकिन कब तक? एक हद के बाद नमक घुलना बंद हो जाता है, तो वही संतृप्त विलयन कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने प्राप्त किया है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक बात है। और अब तीसरा स्टेप होता है जहाँ पर निस्तापन, यानी कि इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। ये सवाल भी आता है परीक्षा में अलग से कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। एक ख़ास बात ये औद्योगिक निर्माण है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है इसको चूने की भट्टी से प्राप्त किया जाता है। CaCO3 को गर्म करके CaO और CO2 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखें ज़रा क्या है, CO2 तो प्रयोग हो गया। ये जो CaO है, CaO को हम लोग जल के साथ जोड़ करके बना लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके हमको अमोनिया दे देता है। तो ये बहुत ज़रूरी एक अभिक्रिया हो जाती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है अमोनियम क्लोराइड के साथ में तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। इसके साथ में अमोनिया और पानी अलग हो जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की यही खास बात होती है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि जब हम बात करते हैं तो हमको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। हमको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना महंगा बन रहा है, हमें शुद्धि चाहिए होती है, यानी कि हमें जो पदार्थ बनाना है वो शुद्ध होना चाहिए बस। लेकिन जिस समय हम औद्योगिक निर्माण की बात करते हैं वहाँ पर हमें कॉस्ट को कम करना आवश्यक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी वेस्ट नहीं बच रहा है। भाई
आपने इस्तेमाल क्या क्या किया। आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल किया इस पूरे प्रक्रिया में। हम लोगों ने इस्तेमाल किया है चूना पत्थर, हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ब्राइन, बस बाकी सब कुछ रिसाइकिल हो रहा है। यहाँ से इसमें आपको लग रहा होगा CO2, लेकिन CO2 यहाँ बन रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर आपको लग रहा होगा अमोनिया, तो ये अमोनिया देखिए इस साइड प्रोसेस में यहाँ से बन रहा है। इसके अलावा अमोनियम बाइकार्बोनेट तो कंज्यूम ही हो गया। तो कुल मिलाकर के इसमें केवल हमको 2 ही रिएक्टेंट चाहिए होते हैं, एक CaCO3 चाहिए होता है और दूसरा हमको ब्राइन चाहिए होता है। ये जो पानी है वो इसी विलयन में है, क्योंकि ब्राइन जो है वो NaCl का संतृप्त विलयन होता है। जो ब्राइन होता है वो NaCl का संतृप्त जलीय विलयन होता है। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई। तो ये अभिक्रियाएं आपको याद करनी है। इन अभिक्रियाओं के चित्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभिक्रियाएं पता होनी चाहिए। आइए चलते हैं इनके भौतिक गुण की तरफ। तो सबसे पहली बात, सोडियम कार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। दूसरी बहुत ज़रूरी बात है कि ये जल में बहुत बढ़िया विलेय होता है, आसानी से घुल जाता है और इसके जलीय विलयन का सांद्रण करके हमको सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर हम इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसके आयनन पर हमको मिलता है Na+2 आयन और कार्बोनेट आयन। ये जो कार्बोनेट आयन है ये जलीय विलयन में क्या करता है, कार्बोनेट आयन जो है वो जब जल के साथ मिलता है तो H2CO3 बनाता है और OH आयन जो है वो निर्मुक्त करता है। और यही कारण है कि ये एक प्रबल क्षार की तरह कार्य करता है, क्योंकि हम लोगों ने अम्ल क्षार के सिद्धांत पढ़े हैं और वहाँ हमको पता है कि वो सभी पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं वो सब क्षार कहलाते हैं। तो Na2CO3 एक लवण तो है ही, ये धातु कार्बोनेट है तो लवण तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये एक बहुत बढ़िया एल्कली भी है। ठीक है, एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग बेस। तो एल्कली है ये, एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग बेस। बात करते हैं ऊष्मा के प्रभाव की। अगर आप सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जब गर्म किया जाता है तो Na2CO3.10H2O को जैसे ही आप गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3.9H2O और एक H2O बाहर जाता है। अगर आप इसको सॉरी यहाँ पे 9H2O बाहर जाता है और एक H2O बच पाता है। अगर आप इसको दोबारा से और गर्म कर देते हैं तो फिर ये जो H2O है .H2O ये भी बाहर चला जाता है। यहाँ पे Na2CO3 बनता है और H2O अलग हो जाता है। और याद रहे Na2CO3 को आप चाहे जितना गर्म कर लीजिए कुछ नहीं होता, ये डिकम्पोजिशन नहीं शो करता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर जो है इसको निर्जल सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश कहते हैं। ठीक है, ये जो है केवल Na2CO3 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट या इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोडा ऐश। ठीक है, तो ये भी इसका नाम होता है। तो Na2CO3 गर्म करने पर ये बहुत स्थायी होता है। सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट की तरह नहीं होता। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपने अभी देखा था कि सोडियम कार्बोनेट के बजाय अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाए
तो वो बहुत आसानी से टूटकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया बहुत आसान है, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये क्षार की तरह कार्य करता है, तो अम्लों के साथ तो क्रिया करेगा ही, उसको कौन रोक सकता है। तो आइए देखते हैं जरा। Na2CO3 की अभिक्रिया मान लीजिए कि HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो जाती है। अगर यह HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये NaCl तो बना ही देता है और साथ में NaHCO3 फॉर्म हो जाता है। NaHCO3 बनता है, और क्योंकि NaHCO3 भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है, इसको हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बच्चों, अगर आपको ये सब समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके लिखिए। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आए, जो भी चीज़ें आप पूछना चाहें, उनको मेरे से पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख करके, और मैं आपकी हर समस्या का निदान करने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं जरा। इस अभिक्रिया को समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि Na2CO3 जो है, इसने आपको दिया 2 Na+ आयन, ठीक है, और कार्बोनेट आयन CO3 2-, और HCl के साथ यही CO3 2- ने जाके अभिक्रिया करी। HCl ने अपना एक H आयन इसको दे दिया, तो ये बन गया साथ में Cl-। अब देखो यहाँ पे है 2 Na और ये दोनों Na, एक Na इसके साथ चला जाएगा, एक Na इसके साथ चला जाएगा, यानी बनेगा NaCl और NaHCO3। दूसरी तरफ अगर आप HCO3- के ऊपर फिर से HCl डालते हैं तो क्या होगा, फिर से ये एक प्रोटॉन इधर चला जाएगा, और अब की बार जब प्रोटॉन जाएगा तो क्या बनेगा, H2CO3, और प्रोटॉन जाने के बाद एक Cl-। और ये जो H2CO3 है ये किस में चला जाता है, आपको मालूम है बहुत अस्थायी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो दिख ही रहा है, और एक क्लोराइड आयन था जिसकी वजह से एक NaCl बना। तो इस तरीके से आप इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी अभिक्रियाएँ, नहीं तो इनको लिखना और बार बार अभ्यास करने से ही इन अभिक्रियाओं को याद किया जा सकता है। आइए बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएँ। तो अवक्षेपण अभिक्रियाएँ अपने आप में बहुत ख़ास हैं, और इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अवक्षेप क्या होता है। जी, अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप जो है वो अवक्षेप को इंग्लिश में हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है कि वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड, अविलेय ठोस, जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है। अवक्षेप कहलाता है। तो अवक्षेप को आप कहेंगे प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड विच इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दिस प्रेसिपिटेट इज़ ऑलवेज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये जो अवक्षेप होता है ये परख नली के निचले भाग पर इकट्ठा हो जाता है। इट मे बी कलर्ड, इट मे बी कलरलेस, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल सब्सटेंस। तो रासायनिक संगठन के आधार पर यह रंगीन और रंगहीन कुछ भी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले सॉल्युबिलिटी टेबल पता होनी चाहिए। कुछ खास बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं जरा। हम लोग बात कर रहे हैं विलेयता सारणी की, यानी सॉल्युबिलिटी टेबल की। विलेयता सारणी यानी कि सॉल्युबिलिटी चार्ट।
सॉल्युबिलिटी चार्ट क्या बताता है? सॉल्युबिलिटी चार्ट हमको ये बताता है कि कौन कौन से सॉल्ट जो हैं वो सॉल्युबल हैं और कौन कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि सोडियम, पोटेशियम तथा अमोनियम आयंस के टर्म में ही होंगे। तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन के सभी लवण जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, चाहे कोई भी सॉल्ट हो। बात करिए क्लोराइड की, क्लोराइड तथा ब्रोमाइड सभी विलय होते हैं। परंतु, है ना, काम बिगाड़े तीन किंतु परंतु लेकिन, तो यहाँ पर परंतु आ गया। कौन कौन से? AgCl, Hg2Cl2 तथा PbCl2 अविलेय हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि PbCl2 गर्म विलयन में, गर्म जल में विलय होता है। PbCl2 गर्म जल में विलय होता है, किंतु ठंडे में अविलेय होता है। तो ये भी बात समझने की है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि दिया गया पदार्थ जो है, वैसे अगर आप ठंडे में बात करें तो सफ़ेद अवक्षेप होता है PbCl2 का। इसके बाद अभी उपयोग नहीं, अभी थोड़ा सा और तीसरा बात करते हैं हमारे कार्बोनेट्स की। तो या पहले सल्फेट की बात कर लेते हैं। सल्फेट, ये भी सभी सल्फेट जल में विलय होते हैं, जल में विलय हैं। परंतु कौन कौन से अविलय होते हैं? एक हमारा लेड सल्फेट, एक हमारा बेरियम सल्फेट और एक हमारा कैल्शियम सल्फेट अविलेय हैं। तो ये जो हैं ये अविलेय होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बोनेट की, तो फिर से ध्यान रहे सभी कार्बोनेट अविलेय हैं, परंतु मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि पोटेशियम, सोडियम तथा अमोनियम के कार्बोनेट विलेय होते हैं। तो ये मुख्य रूप से जिनका प्रयोग किया जाता है वो मैंने सारे लवण आपको बता दिए। अब आइए अवक्षेपण अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। अब बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया महसूस होगा। अवक्षेपण अभिक्रियाओं में आपको एक काम करना होता है, केवल आयनों को आपस में इंटरचेंज करना है संयोजकता के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि पहली अभिक्रिया आपसे कही गई Na2CO3 और इसके ऊपर आपने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया और सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। ये तो अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा है कि यहाँ पर इनमें तो है नहीं, तो ये इनसॉल्युबल हो गया और ये सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि आपसे यहीं पर अभिक्रिया उसने करा दी है कैल्शियम क्लोराइड की। हम लोगों ने पीछे लिखा हुआ है कि सभी क्लोराइड जो हैं वो विलय होते हैं
और अभिक्रिया विलेय से ही होगी। तो आइए बात करते हैं Na2CO3 की। मान लीजिए हमने अभिक्रिया करा दी कैल्शियम क्लोराइड से। अब क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा अवक्षेप में और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन अवक्षेप है और कौन विलेय है। तो सोडियम के साल्ट जो हैं वो विलेय होते हैं, इसलिए वो बन गए, और दूसरी तरफ कैल्शियम का कार्बोनेट जो है वो अविलेय होता है, उसको हमने अलग कर दिया। बच्चों इसी तरीके से मान लीजिए हम आपसे कहें कि Na2CO3 के साथ में मान लीजिए कि बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया कराई जाए, तो अब की बार क्या होगा, सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम का कार्बोनेट बन जाएगा, यानी बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा। कार्बोनेट हमने आपको बताए थे कि किसके किसके हैं, बेरियम कार्बोनेट जो हैं वो केवल इन्हीं के क्या होते हैं, विलेय होते हैं, यानी कि बेरियम का कार्बोनेट जो है वो अविलेय है और यही अवक्षेप है, और ये भी सफ़ेद अवक्षेप ही होता है। इसी के साथ अगर मान लीजिए आपके साथ एक पीले रंग का विलयन फेरिक क्लोराइड का दे दिया गया, उसकी अभिक्रिया आपने Na2CO3 से कराई, तो क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर पानी भी चाहिए होगा। जली विलयन में अभिक्रिया हो रही है, हालांकि अभिक्रिया ऊपर वाली भी सब जली विलयन में थी, लेकिन यहाँ पर आयरन जो है वो क्या करेगा, अपना हाइड्रोक्साइड FeOH होल थराइस बनाएगा। हाइड्रोक्साइड मैं वहाँ सॉल्युबिलिटी टेबल में लिखना भूल गया हूँ, चलिए फिर किसी दिन उसको बता देंगे। वैसे आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, इनके सबके हाइड्रोक्साइड, कापर, इनके सबके हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, यानी अविलेय होते हैं। साथ में क्या बन जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा और Na2CO3 की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। इस अभिक्रिया में को अगर संतुलित करें तो यहाँ पे 2 लगाते हैं और इस पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 कर लें और इसको 6 कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 3 हो जाएगी। और अब की बार ये जो है ये लाल भूरा अवक्षेप होता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कहते हैं इसको, लाल भूरा अवक्षेप। एक बात और याद रखिएगा, जितने भी संक्रमण तत्व हैं बस उन्हीं के अवक्षेप रंगीन होते हैं, बाकी सब के अवक्षेप रंगहीन होते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम अवक्षेप के रंग कैसे पहचानते हैं, इस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा अगर आपको इस चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तो। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की ही अभिक्रिया हमने बेरियम नाइट्रेट विलयन से करा दी, बेरियम की संयोजकता 2 होती है, तो संयोजकता का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा और बेरियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। बेरियम कार्बोनेट हो जाएगा BaCO3 और सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा NaNO3। तो इस हिसाब से ये भी क्या हुआ, एक सफ़ेद अवक्षेप बन गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं करा सकते हैं। और ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं केवल यही नहीं, किसी भी रासायनिक पदार्थ में जो कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं देता हो, उनके बारे में हम लोग इस तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा इनके उपयोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला उपयोग तो यही इसका है कि ये एक बहुत अच्छा प्रयोगशाला अभिकर्मक है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। इसके अलावा साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दो तीन उपयोग आप याद रखिए, अगर आता है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में तो लिख सकते हैं। जल की कठोरता को दूर करने में, कठोरता को दूर करने में, दो तरह का जल होता है, एक मृदु जल, एक कठोर जल। तो कठोर जल की कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको आग बुझाने के यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के
यंत्रों में, क्योंकि अम्ल की एक शीशी रखी जाती है और वो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये तेज़ निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, जिससे आग जो है वो बुझ जाती है। इसके अलावा खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा बनाने में इसका उपयोग होता है। इस तरीके से ये इसके खास जो हैं वो उपयोग मैंने आपको बता दिए। हो सकता है आपकी किताब में कुछ और उपयोग भी दिए हों। बने रहिए हमारे साथ। हम लोग अगली कक्षा में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी पढ़ाई ठीक से चलती रहे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो हमसे ज़रूर साझा करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।